जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है, इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 2023 और 24 के सेशन के लिए होने वाला है। और ये सैंपल पेपर बच्चों डेफिनेटली आपको आपके हिस्ट्री के मिड टर्म के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके जो ऑफिशियल सैंपल पेपर हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। ठीक है, ये सैंपल पेपर हमारी टीम ने आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट पेपर का पैटर्न दिया है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमने खुद से डिजाइन किया है आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। जब ऑफिशियल सैंपल पेपर आएगा, अगर कुछ 10% या फिर 5% भी कुछ भी चेंजेस होगा तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, ताकि अभी के लिए आप जो है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू आसानी से कर सकें। और ऐसे ही आर्ट्स के हमने 10 से ज्यादा जो सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, उनकी वीडियोस भी आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न समझते हैं। पेपर बच्चों आपका 3 घंटे का आएगा, ठीक है, और पेपर की जो मार्क्स वेटेज है वो आपकी 80 नंबर की रहने वाली है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं अभी कि पेपर जो है इसका सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं इनके लिए भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों के अकॉर्डिंग ही हम अपने पेपर के पैटर्न को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प यानी कि चॉइस मिलेगी, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स वेटेज है उसके सामने मिला होगा। प्रश्न पत्र में टोटल होंगे हमारे 6 खंड, जिसमें खंड का जो रहेगा इसमें हमारे क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक जो है वो वास्तुनिष्ठ यानी कि टोटल जो है वो हमारे यहाँ पे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में खंड खा जो रहेगा हमारा, ठीक है, खंड खा जो रहेगा इसमें हमारे एक ही क्वेश्चन रहेगा जो कि स्रोत आधारित रहेगा, और ये आपको एमसीक्यू बेस्ड भी 3 नंबर का हो सकता है, या फिर एक एक वर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर एक खंड गा आ जाता है बच्चों हमारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 25 3 नंबर के होंगे, यानी कि 3 नंबर के टोटल हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, और इनका आंसर आपको 100 शब्दों में ही देना है। कंप्लीट है। उसके बाद में हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर डी यानी कि घा। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 26 27 ये रहेंगे हमारे 8 नंबर के। ठीक है, तो 8 नंबर के हमारे होंगे 3 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन का आंसर हमें 350 शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आगे देखते हैं। तो अगला जो है वो खंड हमारा बेसिकली ना आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो हमारे 3 क्वेश्चन है 29 30 31, ये स्रोत आधारित हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाएगा हमारा खंड 4 में क्वेश्चन नंबर 32, ये रहेगा मैप बेस्ड, और ये आएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न। समझ गए अच्छे तरीके से। अब कुछ बातों को ध्यान से समझो। देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पेपर को ना 2 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करके यानी कि इस पेपर को हम 2 वीडियो में समझेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका खंड नंबर का, ठीक है, टोटल आपको 20 एमसीक्यू बताऊंगा। खंड नंबर खा 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी बताऊंगा, और खंड नंबर गा, ठीक है, 3 नंबर के आपके जो 4 क्वेश्चन हैं ये भी आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। बाकी आपके जो और बच जाएंगे यहाँ पे 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाला स्रोत आधारित और ये मैप वाला, इसके लिए हम पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो 5 मिनट इंट्रो के हो चुके हैं, पेपर आपको समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर ए यहाँ पे है, बी है, सी है, डी ई एफ, यही है टोटल हमारे।
ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आ चुका है हमारा सेक्शन नंबर ए यानी कि खंड ए आ चुका है, जिसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, टोटल हमारे 20 होंगे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में जरूर आंसर करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपने आखिर अपनी कितनी तैयारी जो है वो कर रखी है। ओके बच्चों, तो लेट्स मूव एंड लेट्स स्टार्ट दिस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारे सामने कथन है हमें इनमें विचार करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो मेसोपोटामिया शब्द है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है मेसोस जिसका अर्थ होता है मध्य, और दूसरा शब्द है पोटेमोस जिसका अर्थ होता है नदी। बिल्कुल ठीक है भाई, कि मेसोपोटामिया शब्द जो है मेसोस और पोटेमोस से बन के बना है, जिसका मतलब होता है मध्य नदी के आसपास बसा हुआ एरिया। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है, एरिया जो है, ये दजला और फरात नामक जो नदियां हैं इनके बीच के उपजाऊ क्षेत्र को इंगित करता है। तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल राइट है बच्चों। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि मेसोपोटामिया का क्षेत्र जो है वो वर्तमान में ईरान गणराज्य में स्थित है। ये गलत है, क्योंकि ये ईरान नहीं, वर्तमान में मेसोपोटामिया कहां पे है, इराक में है बच्चों। ठीक है ना, तो मतलब तीसरा वाला जो है ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही होगा बच्चों, जिसमें हमारा पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पॉइंट 1 ठीक है, पॉइंट 2 भी ठीक है, पॉइंट 3 हमारा रॉन्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड में है डैश, यानी कि ये क्या थे जो अपना सारा का सारा जीवन आवे में रहने और वहां पे प्रार्थना करने में, अध्ययन करने में, कृषि यानी कि खेती करने में, ऐसे जो शारीरिक श्रम थे इसमें अपना जो समय था वो बिताया करते थे। तो ये लोग कौन थे, अब ध्यान से समझिएगा। क्या राजा आवे में रहेंगे, वो तो महल में रहते होंगे भाई, प्रार्थना वगैरह अध्ययन कृषि ये तो करेंगे नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नाइट यानी कि नाइट है बेसिकली ये। ठीक है, क्या नाइट खेती वगैरह करते थे, ये तो क्षत्रिय थे, तो ये भी नहीं। अब मेनर खेती करते थे क्या, भाई मेनर भी नहीं करते होंगे, क्योंकि ये तो जो उपाधि वगैरह में शामिल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं है। बेसिकली जो व्यक्ति अपना सारा जीवन आवे में रहने में बिताते थे, प्रार्थना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, अध्ययन करते थे, खेती करते थे, कुछ शारीरिक श्रम करते थे, उन्हें भिक्षु बोला जाता था। क्या बोला जाता था, भिक्षु। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाएगा। यूज द टेक अ वॉर टू लाइव इन एव्यू all his life and devote time to prayer, study and manual labor like agriculture. Option number D is monk. Okay? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। 3 में पूछा गया है, जर्मनी की एक ऐसी जनजाति थी जिसने फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम दिया। अच्छा देखो, जर्मनी की एक जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक। अब इस जर्मनी की जनजाति फ्रैंक ने गॉल को जब अपना नाम दिया तो वो क्या बन गया, क्या वो गॉल, अरे नहीं। क्या वो यूरोप बना, बिल्कुल नहीं। क्या वो पेरिस बना, बिल्कुल नहीं। वो बना था फ्रांस। ठीक है, जब फ्रैंक जनजाति ने गॉल को अपना नाम दिया तो उस कंट्री का नाम बना फ्रांस। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। द फ्रैंक्स अ जर्मनिक ट्राइब गिव देयर नेम टू गॉल, देन What was it called? It called France. ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेसिकली यहाँ पे ना हमसे एक टाइम पीरियड पूछा गया है। टाइम पीरियड है यूरोप में जो एक भयंकर अकाल पड़ा था 14वीं शताब्दी में, वो कब पड़ा था हमें ये बताना है। तो देखिए जब भी हम शताब्दी की बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम शताब्दी की बात करते हैं तो हम 0 से 100 की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं 0 से 99 की बात करते हैं। ठीक है, 0 से 99। अब हम जब 14 की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम बात कर रहे हैं 1300 से लेके 1399 की बात। ठीक है ना, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे आउट हो जाता है। अब एक और हिंट देता हूं,
ये अकाल बेसिकली आपका 2 साल तक पड़ा था। तो सिंपल सा आंसर कौन सा होगा? जी हाँ बच्चों, 1315 से लेके 1317। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा का सिंहासन किस पर आधारित होता था? ये बेसिकली वहां से ऑगस्टस वाली जो बात है ना, वहां से लिया गया है। तो राजा का सिंहासन बेसिकली शुरुआती दौर में था पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित। ठीक है, जैसे पितृवंशिकता होती है ना, आपके परदादा, फिर दादा, फिर आपके पिता, फिर आप, फिर आपके बेटे, आपका जो पुत्र है उसका पुत्र, फिर प्रपौत्र, ऐसे पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित। ठीक है, on what was the throne of the king based? It based on family in that. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से समझिए। 6 में पूछा गया है, सॉलिडस नामक का एक सिक्का चलाया गया जिसका वेट था 4.5 यानी कि 4.5 ग्राम, जो कि सोने से बना हुआ था। ठीक है, अब ये सॉलिडस नामक सोने का सिक्का रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भी चलता रहा था। तो इसकी शुरुआत, सॉलिडस नामक सिक्के की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी, वो हमें यहाँ पे बताना है। क्या वो सम्राट डायक्लिशियन थे, क्या वो कॉन्स्टेंटाइन थे, क्या वो सम्राट ऑगस्टस थे, या फिर कोलुमेला थे? आखिर ये किसने किया था, ये हमें बताना है। सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है बच्चों हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, सम्राट, एक सेकेंड, सम्राट डायक्लिशियन नहीं, बी राइट है बच्चों। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो किताब है उसमें पूरी की पूरी बात यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टेंटाइन के बारे में यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उन्होंने ये परिवर्तन किए थे। ठीक है बच्चों, और इन्होंने दूसरी राजधानी जो कुस्तुनतुनिया था इसका भी निर्माण कराया था, जो कि आज के इस्तांबुल नगर में बसा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अब। ओके, अब इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहां से देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है, अर्थात मेसोपोटामिया ने दुनिया को सबसे अहम तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है? क्या इसने काल गणना वर्ल्ड लेवल पे दी है, क्या इसने गणित की विद्वत्तापूर्ण जो परंपरा है इसको दिया है, या फिर का खावा दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा दोनों ही, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड बोथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जो चर्च हुआ करती थी, चर्च के पास में 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहते हैं? अर्थात चर्च जो थी वो किसानों से उसकी फसल का 10वां भाग लेती थी, 1/10वां भाग चर्च ले लिया करती थी। ठीक है, कर के रूप में। तो उसे क्या कहा जाता था? क्या वो फ्रायर, फ्रायर तो व्यक्ति होते थे, आवे तो भाई रहने की जगह थी, टेली और टीथ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो क्या बोलते थे उसे? उससे बोलते थे बच्चों टीथ। क्या बोलते थे? 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार को टीथ बोलते थे। ठीक है, अभी टेली नामक कर किस उपयोग में होता था आगे आके अभी आपको मैं बताऊंगा। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो यहाँ पे इजीली देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है जी राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, सुमेर ईंटों से बने हुए भूमि का शहर है। हम सभी को पता है ये मेसोपोटामिया की बात हो रही है। मेसोपोटामिया में जो सुमेर होता है इसको ईंटों से बना हुआ भूमि का शहर माना गया है। तो ये कथन किस दस्तावेज में है? क्या ये बुक ऑफ जेनेसिस में, क्या ये बाइबल में है, क्या ये गिलगामेश में है, या फिर ओल्ड टेस्टामेंट में? ठीक है, किस में है बेसिकली ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें दिया गया है कि जो सुमेर है ये ईंटों से बनी हुई भूमि का शहर है। ठीक है बच्चों, इन विच डॉक्यूमेंट इज द स्टेटमेंट दैट सुमेर इज अ सिटी मेड ऑफ अर्थ मेड ऑफ ब्रिक्स, दैट इज
बुक ऑफ जेनेसिस। ओके, आगे देखिए, अभी हम जिस टेलीकर की बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया है कि जो राजा हुआ करते थे, जो शासक होते थे, इनके द्वारा लगाया गया जो टेलीकर होता था, ये किन के लिए होता था? क्या ये पादरी वर्ग के लिए होता था? भाई पादरी वर्ग पे तो कोई कर लगाया ही नहीं जाता था। ठीक है, क्या ये अवियत वर्ग पर होता था? तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, कृषक वर्ग, इस पे लगाया जाता था। फ्रॉम whom was the tally tax imposed by the ruler, that is जो कृषक वर्ग हुआ करता था, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मंगोलिया में चंगेज खान को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? अगर आज भी आप मंगोलिया में जाएं या फिर जो क्या नाम है इतिहास का, जो मंगोल का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें चंगेज खान को मंगोलिया में एक बहुत ही महान राष्ट्र नायक के रूप में माना जाता है। किस रूप में? महान राष्ट्र नायक के रूप में, क्योंकि चंगेज खान ने मंगोलों को स्थापित किया था, संगठित किया था। ठीक है, और बहुत सारी जो विस्तार वगैरह था वो भी इसी ने किया था। तो ये सारी चीजें, तो ऑप्शन नंबर एज ए ग्रेट हीरो, ये राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। इसमें बेसिकली आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि तीसरी शताब्दी का जो संकट है, आपको इसका वर्णन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ईरान का एक वंश था जिसका नाम था ससानी वंश। तो इस पर दूसरे वंश के लोगों ने बाहर से आक्रमण किए। ठीक है, और ये आक्रमण ऐसे थे कि मात्र 47 वर्षों में ही 25 सम्राट बदले गए जो कि उस आक्रमण को झेल नहीं पाए। ठीक है, लगभग 225 ईसा पूर्व में ससानी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था साप्र प्रथम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 60,000 जो रोमन सेना थी उसका सफाया कर दिया, और फाइनली इन्होंने पूरब की जो राजधानी थी जिसका नाम था एंटियोक, इस पर अधिकार कर लिया। रोमवासी इन आक्रमणकारियों को विदेशी या बर्बर कहा करते थे। ठीक है, तो मतलब क्या है भाई, तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में ये सभी के सभी जो हमारे ऑप्शन हैं वो यहाँ पे राइट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के इंग्लिश पार्ट की। तो देख सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। एन मरकर ने अपने शहर के अपना जो शहर था उसमें एक सुंदर मंदिर को बनवाने के लिए बना हुआ था, तो उसको सजवाने के लिए लाजवंत और बहुत ही अन्य बहुमूल्य रत्न धातु वगैरह ये मंगाना चाहता था। ठीक है, जिसके लिए उसने चाइना में अपना एक दूत भेजा। तो हमें उस दूत का नाम बताना है। क्या उस दूत का नाम अरट्टा था, गिलगेमिश, नेबोनिडस या फिर सिकंदर? तो सिकंदर नहीं हो सकता है, गिलगेमिश भी नहीं, क्योंकि ये तो एक किताब है बेसिकली। तो नेबोनिडस या फिर अरट्टा, तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरट्टा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इसे जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड मरकर वांटेड टू ऑर्डर लैपिस lazuli and other precious gems and metals to decorate the beautiful temple in the city, for which he sent his messenger. What was name of the messenger? Is called Adatta. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने पर आधारित एक नई मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो फिर से ये वही व्यक्ति हैं, कौन? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, किसने की थी? Who introduced the new monetary system based on gold? It is called Constantine. कंप्लीट है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है बच्चों कि रोमन साम्राज्य में परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी, इन तकरीबन 150-200 सालों के दौरान जो अंगूरी शराब थी और जो जैतून का तेल का व्यापार था वो रोमन साम्राज्य में बहुत ही ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा था। तो हमें ये बताना है कि ये अंगूरी शराब, जैतून तेल का व्यापार किन देशों के बीच में था इन शताब्दियों के दौरान? तो सबसे पहले दक्षिणी एशियाई और तुर्की तक फैला हुआ था, सीरियाई और फिलिस्तीन तक फैला हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। इसी को इंग्लिश में देखेंगे। इन द लेटर 5th century and 6th century in the Roman Empire, the trade of grape wine and olive oil started to increase from which countries? Both साउथर्न एशिया, तुर्की, सीरिया और जो हमारा दूसरा था, क्या बोलते हैं इसको, फिलिस्तीन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चंगेज खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई थी? अर्थात चंगेज खान जो था, इसको हम समुद्री खान के नाम से भी जानते हैं, तो आखिर इसको ये उपाधि दी क्यों गई थी? सबसे पहला कि क्या चंगेज खान ने जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया था, इसलिए दी गई थी? हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा, क्या वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा था? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए। Why was चंगेज खान given the title of Sea Khan? It is option number D is the correct answer. Let's move question number 17. इसमें पूछा गया है बच्चों, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। क्या है रिक्त स्थान? यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और फिर धीरे धीरे करके नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमण से बचने के लिए और चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने डैश बनवाई। तो हम सभी को पता है चीनी शासकों ने क्या बनवाई थी? महान दीवार, जिसे हम चाइना की महान दीवार कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। nomadic tribes frequently invaded China. From their invasions, the Chinese rulers made the Great Wall of China. Okay, let's move question number 18. चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑगस्टस बिल्कुल नहीं है, गिलगेमिश भी नहीं, टिबेरियस। तो ऑगस्टस ने जो पुत्र लिया था ना गोद, उसे टिबेरियस बोलते थे। लेकिन चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था बच्चों तेमुजिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, The initial name of Genghis Khan was Temujin. ओके, चलिए देखिए, हम सभी को पता है कि शुरुआती दौर में 3 वर्ग विश्व में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो चौथा वर्ग था, जिसे हम नगरवासी वर्ग कहते हैं, ये भी उदय हुआ। तो इस चौथे वर्ग के उदय के क्या कारण थे, ये हमें बताने हैं। क्या इस समय चर्च एवं पादरी की जो शक्तियां थी, इनमें वृद्धि हो रही थी? बिल्कुल गलत है। 14वीं शताब्दी के संकट की वजह से ऐसा हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं। नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा था? इसलिए भी नहीं। ये इसलिए इस वर्ग का उदय हुआ क्योंकि इस समय कृषि विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था, जनसंख्या, व्यापार, नगरों का विस्तार बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था। इसीलिए नगरवासी वर्ग यानी कि चौथे वर्ग का उदय देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट हो जाएगा। What were the reasons for the rise of town place class? Option number C is right. Complete. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। विश्व मार्ग के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या था? अर्थात विश्व मार्ग के रूप में हमें उस नदी का नाम बताना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। तो भाई उस नदी का नाम था दजला, फरात, समुद्री या फिर नीली नदी। उसे बोलते थे बच्चों फरात नदी। फरात नदी को विश्व मार्ग के नाम से जाना जाता है। What was the most important as a world way? It is यूफ्रेटस रिवर। कंप्लीट है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से देखिए हमने अपना जो खंड नंबर का था, ठीक है, खंड नंबर जो का था 20 MCQ ये तो हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं खंड नंबर खा की, जिसमें 3 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और आपसे बोलता हूं। अभी हमने जिन जिन क्वेश्चन को किया, ठीक है ना, टोटल 20 हमने MCQ किए। तो इन 20 में से आपके कितने MCQ सही गए? आप सभी बच्चे मुझे इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको वीडियो भी कैसी लगी। ठीक है, अभी तक आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये है हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस आधार पर कि सोर्स बेस्ड। अब ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसा है, आइए देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। सम्राट ट्राजन का स्वप्न भारत की विजय। आइए पढ़ते हैं। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटियोक में सदियों के बाद में ट्राजन फ्रात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसिफोन तक चला गया और फिर वहां फंसकर फारस के खाड़ी के सिरे पर पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर वह भारत की ओर से जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायत नजर से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। स्रोत है इन व्यक्ति का। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 21.1 है, उपरोक्त विवरण में सम्राट ट्राजन किस नदी से होते हुए आगे की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो भाई किस नदी से आगे की ओर बढ़ते हुए बात कर रहा है? फरात नदी। यहाँ पे देखिए ना फरात नदी, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो है ये राइट हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सम्राट ट्राजन फरात नदी से आगे होते हुए कहां तक पहुंचा। तो अभी हमने देखा था कहां तक पहुंचा था, राजधानी तो टेसिफुन पहुंचा, लेकिन कहां की राजधानी है टेसिफुन? तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्थियन की राजधानी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट है। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है 21.3, वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालायित नजरों से देख रहा था और चाह रहा था। ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है? अरे रे रे रे, ये कथन किस व्यक्ति ने कहा है? आइए देखते हैं। देखिए, इतिहासकार कैसिडियस कहते हैं कि वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को देख रहा था। कहता कौन है? कैसिडियस डियो, लेकिन किसके लिए? तो क्या नाम, ट्राजन के लिए। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि आखिर किस व्यक्ति ने कहा, किसके लिए नहीं, किसने? तो इतिहासकार कैसिडियस डियो द्वारा ये कहा गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो देखेंगे 21.1, इन दी अबव डिस्क्रिप्शन फ्रॉम विच रिवर डिड एम्पावर ट्राजन लाइव, दैट इज यूफ्रेटिस रिवर। उसके बाद में अगला आ जाता है, वेयर डिड एम्परर ट्राजन रीच आफ्टर क्रॉसिंग द यूफ्रेटिस रिवर, टेसिफोन कैपिटल ऑफ द Parthians. We was eagerly watching the looking for a commercial ship going to India. Who said this statement? तो आखिर ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने कही थी? ये कही थी बाय हिस्टोरियन कैसियस डियो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और नजर डालें पेपर में, तो यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पर हमारा आ जाता है जो अगला सेक्शन है खंड नंबर का, जिसमें 3-3 नंबर के टोटल हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए खंड नंबर गा की शुरुआत करते हैं। ओके, तो इसको लेके चलते हैं खंड नंबर गा पर। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा खंड नंबर सी है, सेक्शन सी है, जिसमें बेसिकली हमारे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और एक में आपको चॉइस भी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो मेसोपोटामिया के संबंध में है और क्वेश्चन 22 हमारा क्या कहता है कि मेसोपोटामिया की भाषा के विकास तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। अर्थात मेसोपोटामिया में जो भाषा का विकास था वो धीरे धीरे करके अलग अलग समय में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। ठीक है, और इसका उपयोग कैसे होता था वो हमें समझाना है। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, मेसोपोटामिया की जो भाषा का विकास है, जो उसका जो उपयोग है वो निम्नलिखित तरीके से हुआ था। देखिए भाई, ये निम्नलिखित वाली एक लाइन आप जरूर लिखें 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए सबसे पहली भाषा की बात करते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व यानी कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण थे वो कीलाकार हो गए और जो भाषा थी मेसोपोटामिया में वो सुमेरियन हो गई, और सुमेरियन ही सबसे पुरानी ज्ञात भाषा मानी जाती है, जिसका स्थान
2400 यानी कि 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। और फिर जब अक्कदी भाषा, इसमें कीला का लेखन का रिवाज धीरे धीरे चलता गया, तो ये 2000 से भी अधिक वर्षों तक ये चलती रही। अर्थात आप क्या समझे, सबसे पहली भाषा 2600 ईसा पूर्व की रही है जिसे हम सुमेरियन बोलते हैं, ठीक है। फिर लगभग 200 वर्षों के बाद में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया अक्कदी भाषा ने, कब? 2400 ईसा पूर्व के बाद। और 2400 ईसा पूर्व के बाद में इस भाषा का स्थान ले लिया अक्कदी ने, जो कि 2000 वर्षों तक चलती रही। अब आ जाइए लेखन कला का इस्तेमाल। तो भाई लेखन कला का जो इस्तेमाल था वो पहले होता था केवल और केवल हिसाब किताब रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अब इसका इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के अलावा शब्दकोश को बनाने के लिए, यानी कि एक डिक्शनरी टाइप बनाने के लिए, जब भूमि का हस्तांतरण किया जाता था तो कानूनी मान्यता प्रदान की जाए इसके लिए, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, कानूनों का और उनमें परिवर्तन करने का हर एक चीज के लिए, देश की आम जनता को जानकारी पहुंचाने के लिए लेखन कला का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले हिसाब किताब में ही होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये और भी बढ़ता चला गया। ठीक है ना बच्चों? तो आ गया समझ में अच्छे तरीके से? सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अथवा वाले क्वेश्चन। अथवा वाले क्वेश्चन में है, क्या मारी नगर में शासक हुआ करते थे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अर्थात मारी नगर जो कि एक व्यापारिक नगर में फला फूला था, आखिर इसमें शासक हुआ करते थे या नहीं, इसके बारे में आपको तर्क देने हैं। तो आइए देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर हम पक्ष में लिखेंगे, अर्थात जी हाँ, मारी नगर में शासक हुआ करते थे, पक्ष में तर्क। देखिए, मारी के जो राजा हैं ये एमोराइट समुदाय के हुआ करते थे। कौन समुदाय से? एमोराइट समुदाय के, ठीक है। उनकी पोशाक वहां के जो आम लोग होते थे, जो मूल निवासी होते थे, उनसे थोड़ी अलग होती थी। राजा हैं तो पोशाक तो सिंपल सी बात है भाई, अलग ही होगी। उनकी जो आम संस्कृति थी उससे भी अलग थी, ठीक है। एमोराइट समुदाय के इन राजाओं ने मेसोपोटामिया के जो पारंपरिक देवी देवता थे, इनका इन्होंने आदर नहीं किया, उतना सम्मान नहीं दिया जितना कि एक राजा को देना चाहिए था। बल्कि इन्होंने स्टेपी क्षेत्र के देवता, जिसका नाम था डैगन, इनके लिए मंदिर में, मारी नगर में एक मंदिर बनवाया, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने मेसोपोटामिया देवी देवताओं का तो आदर नहीं किया, लेकिन स्टेपी क्षेत्र के देवता जो डैगन थे, इनका जरूर आदर किया, ठीक है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की जो संस्कृति थी वो विभिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों से घुली मिली थी, यानी कि एक ही संस्कृति नहीं थी, यहाँ पे और भी संस्कृतियां पाई जाती थी, ठीक है। लेकिन एक चीज थी कि भाई मारी के जो राजा थे ना, इन्हें हमेशा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। क्यों भाई? क्योंकि कभी भी आसपास के जो चरवाहे वगैरह थे, ठीक है, या फिर कुछ और लोग जो थे, वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे, इसलिए इनको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ता था। तो जी हाँ, मारी नगर में शासक हुआ करते थे, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो वो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में और मारी नगर के बारे में, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेसोपोटामियन लैंग्वेज एंड डिड देयर यूज्ड टू बी रूलर्स इन मारीनगर, गिव रीजंस इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो पहले हम देखेंगे भाषा के बारे में। तो जब हम भाषा की यहाँ पे बात करेंगे, और डेवलप एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया हैपेंड इन द फॉलोइंग दैट वे, ये आ जाएंगे आपके, ये आ जाएगा राइटिंग वाज नाउ यूज्ड फॉर दिस वन, इस तरीके से। एंड मारी यूज्ड टू बी द रूलर ऑफ द सिटी, द आर्गुमेंट्स इन फेवर आर एज फॉलोज। तो आप ये लिखेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए हिंदी में तो मैं आपको समझाता चल रहा हूं, अगर इंग्लिश में भी समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व इतिहास में मंगोलों की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अर्थात वर्ल्ड की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मंगोलों की जो सोशल स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, वो मैं समझानी। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है कि मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय से थे। अर्थात मंगोल शासक जो थे वो किसी एक समुदाय से नहीं बल्कि विभिन्न समुदाय से, जैसे कि पशुपालक,
शिकारी संग्राहक वगैरह इन सभी से जुड़े हुए थे। और ये सभी मंगोली सामाजिक लोग पशुपालक होते थे। पशुपालक जो थे ये समाज में घोड़े, भेड़ और ऊँटों को पाला करते थे। ठीक है, ये लोग जो मंगोल में शामिल थे, एवं ये मध्य एशिया की घास के मैदान में रहा करते थे, जहाँ पर छोटे छोटे शिकार उपलब्ध होते थे। तो पशुपालक क्या करते थे, भेड़ों को, घोड़ों को, ऊँटों को पालते थे, घास के मैदान में रहते थे और शिकार किया करते थे। ठीक है, शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहा करते थे और ये पशुपालकों की तुलना में थोड़े गरीब होते थे, क्योंकि देखो अगर आपके पास पशु है, दूसरे व्यक्ति के पास पशु नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा है जिसके पास पशु होगा। ठीक है ना। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना तो संभव था, अर्थात ये शिकारी संग्राहक हो गए या फिर पशुपालक समाज हो गए, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई ये जो यहाँ पे खेती वगैरह मतलब अपने पशु को चराते हैं, वहां पे ये खेती कर सकते थे। लेकिन मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया था। ठीक है, मंगोलियाई लोग आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों का एक अपना परिसंघ बना लेते थे, जिससे इन्हें सुरक्षा मिल जाती थी। और जब लूटमार वगैरह होती थी तो उसे आसानी से बच जाते, लड़ाई लड़ सकते थे या फिर खुद भी दूसरे व्यक्ति से उसका धन लूट सकते। तो ये थी मंगोलों की सामाजिक स्थिति। विभिन्न समुदाय से आते थे, विभिन्न कार्य करते थे, कुछ कुछ ये बात है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में आ गया, हिंदी में आ गया समझ। इंग्लिश में देख लीजिए कि डिस्क्राइब द सोशल कंडीशन ऑफ मंगोल्स। तो मंगोल्स की जो सोशल कंडीशन है वो क्या है, वो इजीली आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कहा गया है कि प्रथम और द्वितीय शताब्दियां, अर्थात 0 से लेके 99 और 100 से लेके 199 तक, ये जो टाइम पीरियड था, ये एक ऐसा समय था जो विश्व इतिहास में शांति के लिए, समृद्धि के लिए और आर्थिक विस्तार के नाम से जाना जाता है। लेकिन तीसरी शताब्दी में ऐसा कौन सा संकट उभरा जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा था, वो हमें समझाना है। तो पहली लाइन तो यही लिख देंगे कि प्रथम और द्वितीय शताब्दियां जो थी वो शांति, समृद्धि, आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, लेकिन तीसरी शताब्दी में संकट उभरा। अब यहां से हमारा मेन जो आंसर है वो शुरुआत होगा। अब उस आंसर को समझने के लिए बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा। देखिए, तीसरी शताब्दी में जो संकट, जो तनाव उभरा, वो ऐसे उभरा कि ईरान में उस समय जो शासक थे ससानी वंश के थे। ठीक है ना। तो ईरान के ससानी वंश के शासकों पर बाहरी कंट्रीज के जो राजा वगैरह थे, उन्होंने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। और इन्हीं आक्रमणों का फायदा उठाकर जो जर्मन मूल की 3 जनजातियां, फ्रैंक, एल्मनाई और गोथ, इन्होंने रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया और बहुत सारे प्रांतों पर खुद का कब्जा कर लिया, जिससे कि साम्राज्य में अस्थिरता आ गई। लगभग 225 ईस्वी में, ठीक है ना, ससानी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था शाहपुर प्रथम। इन्होंने जो इन पर आक्रमण कर रहे थे उसके खिलाफ बहुत ही मजबूत आवाज उठाई, सेना बनाई और लगभग 60,000 रोमन सेना का सफाया किया। कितना? लगभग 60,000। इन्होंने सेना का तो सफाया किया ही किया, साथ ही साथ रोम की जो पूरी राजधानी थी एंटियोक, जिस पर बाहरी लोगों ने अपना अधिकार कर रखा था, उस पर भी अपना स्वयं का अधिकार कर लिया था। और जर्मन मूल की जनजातियों ने डैन्यूब नदी की सीमा पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। सम्राट जिन लोगों के खिलाफ में युद्ध लड़ा करते थे, रोम के लोग उन्हें विदेशी और बर्बर कहा करते थे। ठीक है, लगातार आक्रमण होने की वजह से मात्र 47 वर्षों में ही 25 सम्राट हुए थे। इसीलिए इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में तीसरी शताब्दी का संकट किसे कहते हैं। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहां से देख सकते हैं, द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरीज वर मार्क्ड बाय पीस, prosperity and economic expansion, but the crisis emerged in the 3rd century. Yes, हम एक्सप्लेन करेंगे। लीजिए, यहां से आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या कहा गया है कि समाज में स्वतंत्र कृषकों की भूमिका का आकलन कीजिए। ठीक है, बेसिकली बच्चों ये जो हमारे 3 वर्ग थे ना,
पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, उसमें से हम तीसरे वर्ग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र कृषक जो थे वो अपनी भूमि लॉर्ड को काश्तकार के रूप में देखते थे। अर्थात स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के द्वारा दी गई भूमि के रूप में देखते थे, ठीक है, जिसमें पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान होना बहुत ही आवश्यक होता था। कम से कम नहीं तो 40 दिन हर एक व्यक्ति को सेना में काम करना ही करना पड़ता था, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ठीक है। कृषकों के परिवारों को जो लॉर्ड की जागीरें होती थी, इन पर जाकर काम करना पड़ता था और एक वीक में कम से कम 3 से लेके 4 या फिर उससे भी अधिक दिन तक काम करना ही पड़ता था, ठीक है। और काम करेगा तो पैसा तो मिलेगा ही। तो जो लॉर्ड हुआ करते थे वो इन्हें पैसा नहीं देते थे, बल्कि उसे श्रम अधिशेष कहते थे, जो कि लॉर्ड के पास ही रहता था, ठीक है। तो एक तो हो गया खेतों में काम करना, सेना में काम करना, उनके घरों में काम करना, उनके लिए काम करना। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त ये जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ये स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे जैसे सूत काटना, कपड़े बुनना, मोमबत्ती बनाना, लॉर्ड के लिए उपयोगी जो अंगूरों से रस निकाल के अंगूरी मदिरा बनाना, ये कुछ कुछ काम स्वतंत्र कृषक और उनका पूरा परिवार मिलकर लॉर्ड के लिए किया करता था, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन भी 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ चुका हो, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज और यहाँ पे एक टेलीकल की जो हम बात कर रहे थे कि राजा के द्वारा ये कृषकों पर लगाया जाता था, जो कि प्रत्यक्ष कर होता था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर्स इन दिस सोसाइटी। अब इसे की आंसर की बात करें तो ये लीजिए सर, ये रहे आपके आंसर्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका हुआ है। ये है स्वतंत्र कृषकों की भूमिका। अब कुछ कुछ चीजें आपको और समझाता हूं। देखिए, अब हमारा यहाँ पे जो है देख सकते हैं सेक्शन नंबर डी है, जिसमें 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। इस सेक्शन नंबर अभी हमारा ई रहता है, जिसमें 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन नंबर एफ रहता है, जिसमें 5 नंबर का एक हमारा मैथ होगा। तो 24, 15 और 5 यानी कि टोटल अभी 44 नंबर के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हमारे लिए बचे हैं, जो कि हम पार्ट नंबर 2 में समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। किसमें समझेंगे? पार्ट नंबर 2 में समझेंगे। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक बच्चों आपको यहाँ पे हम आई बटन में दे देंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएगा, वहां से आप जाके पार्ट 2 की जो वीडियो है उसे जरूर देखिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आज की इस वीडियो का, जिसमें 11th की हिस्ट्री का सैंपल हमने आपको समझाया, आपको अच्छे समझ में आया हो। देखिए बच्चों, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे में सैंपल आपके लिए बनाना, बहुत ही ज्यादा। तो बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ना हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। वो बस आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका एक प्यारा सा लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो लाइक जरूर करें, और सभी के सभी अपने जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में बोलो, खुद भी शेयर करो, उन्हें भी बोलो कि आगे शेयर करें, ठीक है ना। और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि रियल में आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बाद में बगल में कुछ भी घंटा घंटा कह सकते हैं, उसका जो आइकन होगा आप उसे जरूर ऑल बेल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाया करेगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।